किसी भी एलिमेंट से किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है और एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में रखना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन तो कितने मोल ए की, कितने मोल बी की, कितने मोल सी की और कितने मोल डी की मालूम है? 1 मोल की, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल कंपाउंड के लिए डिफाइन करते हैं। कंबस्शन की हीट हमेशा नेगेटिव होती है, कोई भी कंबस्शन ऐसा नहीं होता जो एंडोथर्मिक हो, सारे के सारे कंबस्शन एक्सोथर्मिक होते हैं। बॉन्ड जब भी तोड़ना होता है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है, ठीक है ना? तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा ही क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। हेलो हेलो प्यारे रफ्तारियंस, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? कैसे हैं आप सभी? तो रफ्तारियंस, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 9 लेके आपके सामने दोबारा से आ गए हैं आपके ऋतिक सर। लेक्चर नंबर 9 में आपको आज पढ़ाऊंगा डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना? बहुत सारे रूमर मार्केट में चल रहे हैं कि नीट का पेपर जून में है, नीट का पेपर जुलाई में है, नीट का पेपर ऐसा है, नीट का पेपर वैसा है। किसी भी रूमर पे अब ध्यान ना दें। जब तक ऑफिशियल एनटीए की नोटिफिकेशन नहीं आ जाती तब तक आपको किसी भी रूमर पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? किसी भी रूमर पे किसी भी तरह का ध्यान ना दें। ये मान के चलें कि पेपर जून से पहले नहीं होगा, ठीक है ना? मई में जो इसका ऑफिशियल टाइम है, जो मई में इसका ओरिजिनल टाइम है, उस पर तो नहीं हो रहा है। जून में होगा एट द अर्लीस्ट, उससे पहले नहीं होगा। ये तो लॉजिस्टिकली है, मतलब ये तो लॉजिकल एक एनालिसिस है कि मार्च में सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा है। पिछले साल वालों का तो एटलीस्ट उनका एक सेमेस्टर पूरा कराएंगे, वरना फर्स्ट ईयर में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी, है ना? तो उसके पहले नहीं होगा, जून से पहले नहीं होने वाला पेपर, ठीक है? तो जून से पहले पेपर होगा नहीं, ये मान के चलिए। लेकिन एग्जैक्ट डेट के बारे में अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर कब पेपर होगा, कब पेपर होगा, कब पेपर होगा? जिस दिन कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी उस दिन आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं हीट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की कहानी। सबसे पहली हीट है इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसको ऐसे भी लिखते हैं HF और डेल्टा FH, ऐसे भी लिखते हैं। एक ही बात होता है, ठीक है ना? फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या होता है? इट इज द हीट absorbed or released when 1 mole of any compound is formed from its constituent elements which are present in their standard states, which are present in their standard state। एक मोल कंपाउंड का बनाना है, एक मोल कंपाउंड का बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है और एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में होना है, ठीक है? 3 शर्तें हैं। एक मोल किसी भी कंपाउंड का बनाना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त है उसके एलिमेंट से बनाना है। तीसरी शर्त है एलिमेंट को स्टैंडर्ड स्टेट में होना है, ठीक है? यह कहानी है। तो ऐसे केस में कहानी इस तरह से बनती है, ठीक है? क्या कह रहा हूं मैं? एक मोल ऑफ कंपाउंड बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है, किसी और कंपाउंड से नहीं बनाना, और एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है। एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में होना जरूरी है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मुझे स्टैंडर्ड स्टेट बताना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है। स्टैंडर्ड स्टेट, पहली बात, केवल एलिमेंट के लिए डिफाइन होता है, कंपाउंड के लिए डिफाइन नहीं होता। स्टैंडर्ड स्टेट इज अ टर्म विच इज डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्स एंड नॉट फॉर द कंपाउंड्स, ठीक है? होती क्या है? होती क्या है स्टैंडर्ड स्टेट बच्चों? 2 डेफिनेशन है। मोस्ट अबंडेंट
फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पर जिस स्टेट में कोई एलिमेंट आपको मिलेगा, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जिस स्टेट में आपको कोई एलिमेंट मिलेगा, रूम टेम्परेचर पे किसी एलिमेंट की जो भी फिजिकल स्टेट होगी, जो भी फिजिकल स्टेट होगी वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, क्लोरीन गैस होगा, फ्लोरीन गैस होगा, ब्रोमीन लिक्विड होगा, आयोडीन सॉलिड होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा अलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा अलोट्रोपिक फॉर्म में पाया जाता है तो उस केस में मोस्ट स्टेबल अलोट्रोप ऑफ एनी एलिमेंट, जो मोस्ट स्टेबल अलोट्रोप होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं, उसे हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट मानते हैं। जो किसी भी एलिमेंट का मोस्ट स्टैंडर्ड अलोट्रोप होता है उसे हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, उसे हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड स्टेट। फॉर एग्जांपल कार्बन का मोस्ट स्टेबल एलोट्रॉप क्या बताया था मैंने, ग्रेफाइट। ऐसे ही फॉस्फोरस, व्हाइट ब्लैक और रेड तीन एलोट्रॉप्स होते हैं इसके, व्हाइट फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस। सबसे स्टेबल होता है फॉस्फोरस व्हाइट। सल्फर, रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर, ठीक है ना। तो ग्रेफाइट, व्हाइट फॉस्फोरस और रोम्बिक सल्फर, ग्रेफाइट, व्हाइट फॉस्फोरस और रोम्बिक सल्फर, ये स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट से किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनाना है, उसके एलिमेंट से बनाना है और एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में रखना है। किसी भी कंपाउंड का एक मोल बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल सी ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिव CO2 गैस। क्या कंपाउंड का एक मोल बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। क्या कंपाउंड का एक मोल बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। क्या एलिमेंट से बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्या एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में, हाँ है। तो क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हाँ जी है, बिल्कुल है, विदाउट एनी फेल है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बिल्कुल है। क्या कंपाउंड का एक मोल बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्या एलिमेंट से बन रहा है, हाँ बन रहा है। क्या एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, नहीं जी, कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं है, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन भी नहीं है। क्या कंपाउंड का एक मोल बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। क्या एलिमेंट से बन रहा है, नहीं बन रहा है, दूसरे कंपाउंड से बन रहा है। क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है ना। क्या एलिमेंट से बन रहा है कंपाउंड, हाँ बन रहा है। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में, हाँ है। क्या एक मोल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। क्या कंपाउंड अपने एलिमेंट से बन रहा है, हाँ जी बन रहा है। क्या एक मोल बन रहा है, हाँ जी बन रहा है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। कंपाउंड का एक मोल बनना जरूरी है, रिएक्टेंट एक मोल हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है, एक मोल कंपाउंड बन रहा है, अपने एलिमेंट से बन रहा है, एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में है, जी हाँ ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है। इज इट क्लियर, क्लियर। चलिए अब कुछ नोट पॉइंट बताता हूं इसके बारे में, इंपॉर्टेंट बातें। पहला, एट 25 डिग्री सेल्सियस
हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पर पढ़ा रहे हैं, और 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है इसे हम लोग स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। ये जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहां जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है। दूसरा, इन स्टैंडर्ड स्टेट heat of formation of any element is 0. heat of formation of any element is 0, और इसी वजह से हम लोग एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं। इसी वजह से, इसी लाइन की वजह से एलिमेंट्स को स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं। क्यों लेते हैं? ध्यान से देखना। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स and reactants is known for a reaction, ठीक है ना? इस वाले पॉइंट का सिग्निफिकेंस सेकंड वाले का थर्ड वाले पॉइंट से समझ में आएगा। अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन पता हो, तो हीट ऑफ रिएक्शन होता है सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सिग्मा का मतलब होता है सम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है ना? सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये कहानी होती है, ठीक है ना? ये कहानी होती है सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सिग्मा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसको अप्लाई कैसे करते हैं? रूल तो मैंने कर दिया सप्लाई, रूल तो मैंने कर दिया सप्लाई। आओ देख लो इसे कैसे करोगे क्वेश्चन में अप्लाई। जैसे मान लो एक रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। अब तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम है सी की, डी की, ए की और बी की। तो पहली बात तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तुम्हें कितने मोल ए की, कितने मोल बी की, कितने मोल सी की और कितने मोल डी की मालूम है? 1 मोल की, क्योंकि हीट ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल कंपाउंड के लिए डिफाइन करते हैं। तो तुम्हें जो हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम है वो किसकी मालूम है? 1 मोल की। तो इस रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन लिखोगे सी की हीट ऑफ फॉर्मेशन, पहले प्रोडक्ट, लेकिन सी के मोल कितने हैं? सी मोल। तुम्हें 1 मोल की मालूम है, तो सी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी माइनस 1 मोल की मालूम है, ए के 1 मोल है, ए मोल है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। इस तरह से लगाते हैं, ठीक है ना? क्योंकि हमें 1 मोल के लिए मालूम होती है। जब मोलों की संख्या 1 से ज्यादा होती है, कोफिशिएंट जब 1 से अलग होता है, तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? अब इस लाइन को अप्लाई करके ही आपको अगली, इससे पिछले वाले पॉइंट का सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। देखिए, सपोज कीजिए एक रिएक्शन लिखी है H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, और आपको पता है इसकी हीट ऑफ रिएक्शन जो है वो X है। आपको पता है जो इसकी हीट ऑफ रिएक्शन है वो X है। अगर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन में लिखना चाहूं, इफ आई विश टू राइट इन द टर्म्स ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो क्या मैं लिख सकता हूं हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन हाफ टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ या ना? यही बनेगा। सेकेंड पॉइंट से, स्टैंडर्ड स्टेट में किसी भी एलिमेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। हाइड्रोजन की 0 हो गई, ऑक्सीजन की 0 हो गई, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी कितनी आ गई? X, जो कि सिंपली हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर है।
मतलब अगर मैं एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से कोई कंपाउंड बना रहा हूं, अगर मैं एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट से कोई कंपाउंड बना रहा हूं, तो वट एवर हीट ऑफ दिस रिएक्शन इज, दैट हीट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू हीट ऑफ फॉर्मेशन। इसलिए हम स्टैंडर्ड स्टेट वाले हीट को हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहे हैं। हमने मैथमेटिकली भी इस बात को जस्टिफाई कर दिया है, हमने मैथमेटिकली भी इस बात को जस्टिफाई कर दिया है, ठीक है ना। मैथमेटिकली भी इस बात को जस्टिफाई कर दिया है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मेरे को बताना है हीट ऑफ फॉर्मेशन में, वो क्या है? जनरली heat of formation values are नेगेटिव। जनरली मैक्सिमम कंपाउंड्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है, ठीक है ना। इसके एक्सेप्शंस होते हैं, इसके एक्सेप्शंस होते हैं ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड और जो क्लोराइड होते हैं वो इस रूल के एक्सेप्शन होते हैं, जैसे NO, और NCl3। ये कंपाउंड जो है NO, NO2, N2O, इन सब के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होती है ये पॉजिटिव होती है। नाइट्रोजन के कंपाउंड से, ठीक है ना, इनके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होती है, अदरवाइज हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है। फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात हुई हीट ऑफ फॉर्मेशन की, ये बात हुई किसकी? हीट ऑफ फॉर्मेशन की। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, हीट ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर। द स्पीसीज which has zero heat of formation at 298 Kelvin is A. bromine gas, chlorine gas, H2O गैस, CH4 गैस। ये पूछा है। वाटर और मीथेन तो कंपाउंड है, तो ये तो पिक्चर से वैसे ही आउट हो गए। अब बचा ब्रोमीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। तो एट 298 केल्विन ब्रोमीन जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड। ब्रोमीन जो होता है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? लिक्विड। तो वो भी नहीं होगा, तो आंसर क्लोरीन बचा। रूम टेम्परेचर पे क्लोरीन गैस होता है, ठीक है ना। ब्रोमीन क्या होता है? ब्रोमीन होता है लिक्विड। क्या होता है ब्रोमीन? लिक्विड होता है, क्लियर है। क्या होता है ब्रोमीन? ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट नेक्स्ट which of the following reactions, which of the following reactions show heat of formation of product? इनसे कौन सी रिएक्शन की जो हीट होगी, क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रिएक्शन की जो हीट होगी वो प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगी? कौन सी रिएक्शन की हीट
प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होगी। आपके ऑप्शन है ए N2 गैस प्लस O3 गैस गिव्स N2O3 गैस, बी CH4 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स CH2Cl2 गैस प्लस 2HCl गैस, सी xenon गैस 2F2 गैस XCF4 गैस, 2CO गैस O2 गैस 2CO2 गैस। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। इनमें से कौन सी रिएक्शन की हीट जो है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगी, ये पूछा है। पहला ऑप्शन, क्या कंपाउंड का 1 मोल बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। क्या एलिमेंट से बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। क्या एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में? ना, ऑक्सीजन तो ओजोन में है ना, ओजोन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट थोड़ा होती है। ओजोन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट होती है क्या? नहीं होती ना। तो अगर ओजोन ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होती तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड, क्या कंपाउंड का 1 मोल बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। क्या एलिमेंट से बन रहा है? नहीं बन रहा है, कंपाउंड से बन रहा है, खत्म हो गया। फोर्थ, क्या कंपाउंड का 1 मोल बन रहा है? ना। क्या कंपाउंड का 1 मोल बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। क्या एलिमेंट से बन रहा है? हाँ जी बन रहा है। क्या एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में? हाँ जी है। तो क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ जी है। अपने को डेफिनेशन के ऊपर जाना है। डेफिनेशन में जो जो कंडीशनें दी हुई हैं वो कंडीशनें अगर सेटिस्फाई हो जाएंगी, वो कंडीशनें यदि सेटिस्फाई हो जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अपने को किसके ऊपर जाना है? डेफिनेशन के ऊपर जाना है। डेफिनेशन में जो जो कंडीशन दी हुई हैं वो कंडीशन सारी की सारी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो आंसर हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो। द स्टैंडर्ड, चलो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में कराऊंगा, ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। इसी क्वेश्चन के सहारे एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं। नेक्स्ट हीट आती है हीट ऑफ कंबस्टन। हीट ऑफ कंबस्टन, डेल्टा HC और डेल्टा CH, इसे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन भी कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो हम लेके चल रहे हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस ही लेके चल रहे हैं, तो इसको स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्टन भी कहते हैं, ठीक है ना। डेल्टा HC और डेल्टा CH, और यहां पर मैं इसके ऊपर बिंदी भी लगा सकता हूं, आदर वाली। लगी नहीं बिंदी, क्या हुआ? ओ सॉरी, है ना। तो इसे अपन स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टैंडर्ड भी कह सकते हैं। क्या होती है हीट ऑफ कंबस्टन? ये होती है द हीट रिलीज्ड, द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज, 1 मोल ऑफ एनी स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब, स्पीसीज का मतलब स्पीसीज का मतलब एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। इज कंप्लीटली combusted is called heat of combustion. What is the meaning of complete combustion? combustion जब भी होता है तो ऑक्साइड बनता है,
कंबस्शन जब बनता है तो ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट का जब कंबस्शन होता है तो वो ऑक्साइड बनाता है। तो कंप्लीट कंबस्शन का क्या मतलब होता है? जैसे कार्बन है, कार्बन को जलाओगे तो ये CO बनाएगा और CO2 बनाएगा। तो किस वाले ऑक्साइड को आप कंप्लीट कंबस्शन मानोगे, किस वाले को कंप्लीट कंबस्शन नहीं मानोगे? जिस एलिमेंट को देख रहे हो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, निकालनी आती है ना, रिडॉक्स में पढ़ाई थी। जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कंप्लीट कंबस्शन है। जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन। जिस कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्टन। सल्फर है, सल्फर 2 बनाता है, SO2 और SO3 +4 +6। तो आप इसमें कंप्लीट किसे बोलेंगे? कंप्लीट आप बोलेंगे किसे? कंप्लीट आप बोलेंगे SO3 वाले को। किसे बोलेंगे? SO3 वाले को, SO3 वाले को, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। इसमें स्टैंडर्ड स्टेट का नाटक नहीं है। इसमें ध्यान रखना जिसको जलाना है उसका 1 मोल होना चाहिए। इसमें ध्यान रखना जिसको जला रहे हैं उसका 1 मोल होना चाहिए और कंबशन कंप्लीट होना चाहिए। और इसमें इस बात का नाटक नहीं है, इस बात का नाटक नहीं है कि स्टैंडर्ड स्टेट है या नहीं है। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या था? स्टैंडर्ड स्टेट भी था। हीट ऑफ फॉर्मेशन में क्या था? स्टैंडर्ड स्टेट का नाटक भी था। इसमें वो नाटक नहीं है। जैसे कार्बन है, ग्रेफाइट है, जलाया, CO2 बनी। क्या 1 मोल सब्सटेंस जलाया? हाँ जलाया। क्या 1 मोल सब्सटेंस जलाया? हाँ जलाया। क्या पूरी तरह जलाया? हाँ जी पूरी तरह जलाया। तो क्या ये हीट ऑफ कंबस्शन है? हाँ जी है। क्या ये हीट ऑफ कंबस्शन है? हाँ जी है। समझ में आई? क्या 1 मोल सब्सटेंस जलाया? हाँ जी जलाया। क्या 1 मोल सब्सटेंस जलाया? हाँ जी जलाया। क्या पूरी तरह जलाया? हाँ जलाया। क्या हीट ऑफ कंबस्शन है? हाँ हीट ऑफ कंबस्शन है। अब ऐसी रिएक्शन हमने कहां लिखी थी? हीट ऑफ फॉर्मेशन में भी। तो देखो, क्या 1 मोल CO2 बना? हाँ बना। क्या उसके एलिमेंट से बना? हाँ बना। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है CO2 का? हाँ जी है। क्या 1 मोल CO2 बना? हाँ बना। एलिमेंट से बना? हाँ बना। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? ये नहीं है, क्योंकि कार्बन स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं है। कार्बन ग्रेफाइट ½ O2 CO गैस। क्या 1 मोल ग्रेफाइट जलाया? हाँ जलाया। क्या पूरी तरह जलाया? ना, CO पे जाकर रुक गया। क्या ये कंबस्शन है? नहीं है। क्या 1 मोल CO बना? हाँ बना। क्या एलिमेंट से बना? हाँ बना। क्या स्टैंडर्ड स्टेट से बना? हाँ बना। तो क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? हाँ है। CO गैस, ½ O2 गैस। इसमें एलिमेंट होना जरूरी नहीं है। जिसे जला रहे हैं उसका बस 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल CO जलाया? क्या 1 मोल CO जलाया? हाँ जी जलाया। क्या पूरी तरह जलाया? हाँ जलाया। CO2 में कन्वर्ट हो गया ना। तो क्या ये हीट ऑफ कंबशन है? हाँ है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं है। क्यों? कंपाउंड से बन रही है। CO2 कंपाउंड से नहीं बनना है, एलिमेंट से बनना है। C डायमंड, क्या हीट ऑफ कंबशन है? नहीं है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन है, CO बना है। क्या ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है? नहीं है। क्यों? कार्बन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट पे नहीं है। तो इस तरीके से आप कंबशन और फॉर्मेशन में रिलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट बताता हूं जो कि काम आएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। पहला,
हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव। कंबशन की हीट हमेशा नेगेटिव होती है। कोई भी कंबशन ऐसा नहीं होता जो एंडोथर्मिक हो, सारे के सारे कंबशन एक्सोथर्मिक होते हैं। कोई भी कंबशन ऐसा नहीं होता जो एंडोथर्मिक हो, सारे के सारे कंबशन एक्सोथर्मिक होते हैं। तो हीट ऑफ कंबशन इज ऑलवेज नेगेटिव, एक बात। दूसरी बात, इफ एलिमेंट, अगर एलिमेंट है कंप्लीटली कंबस्ट हो रहा है और अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, एलिमेंट है कंप्लीटली कंबस्ट हो रहा है और अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, एलिमेंट है कंप्लीटली कंबस्ट हो रहा है और अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ एलिमेंट बराबर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। कंबशन ऑफ एलिमेंट और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एक ही बात होती है। जैसे आपने यहां पर देखा ना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट, हीट ऑफ कंबशन किसकी लिखोगे? ग्रेफाइट की, क्योंकि 1 मोल ग्रेफाइट को जला रहे हो और फॉर्मेशन किसका हो रहा है यहां पे? CO2 का। तो कह सकते हो हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्रेफाइट और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एक ही बात है। कह सकते हैं ना कि एक ही बात है, ठीक है। ये राजो थर्ड, in any reaction if heat of combustion of reactants and products is known, reactant and products is known, तो ऐसे केस में हीट ऑफ रिएक्शन होती है सिग्मा हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सिग्मा हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ। अगर कंबस्शन नोन है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगेगा। अगर हमें हीट ऑफ कंबस्शन नोन है तो हम फॉर्मूले में लगाएंगे हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हो गया जी हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। जबकि फॉर्मेशन में हमने क्या लगाया था? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। फॉर्मेशन में क्या लगाया था? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट। यहां लगाएंगे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तरीका वही रहेगा, जैसे फॉर्मेशन में किया था वैसे ही यहां भी करेंगे, बस उल्टा हो जाएगा, बस उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तरीका वही रहेगा लगाने का, जैसे मैंने अभी फॉर्मेशन में सिखाया था, बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे, बस ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। क्लियर है? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है टू सॉल्व द क्वेश्चंस सक्सेसफुली। बिना किसी गलती के क्वेश्चन अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये बातों को ध्यान में रखना होगा। चौथा, फ्यूल वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू। फ्यूल वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू, ये क्या होती है जी? फ्यूल वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू, व्हाट इज दिस? फ्यूल वैल्यू और calorific value, what is the concept of fuel value or calorific value?
क्या कहानी है ये फ्यूल वैल्यू और कैलोरीफिक वैल्यू की? ये होती है बेटा हीट ऑफ कंबस्टन पर ग्राम ऑफ एनी फ्यूल। हीट ऑफ कंबस्टन पर ग्राम ऑफ एनी फ्यूल। किसी फ्यूल का 1 ग्राम जलाने पर जो हीट निकलेगी वो उसकी फ्यूल वैल्यू कहलाएगी। किसी फ्यूल का 1 ग्राम जलाने पर जो हीट निकलेगी वो उसका क्या कहलाएगी? फ्यूल वैल्यू कहलाएगी। फ्यूल वैल्यू की वैल्यू होती है हीट ऑफ कंबस्टन अपॉन मोलर मास। क्योंकि हीट ऑफ कंबस्टन क्या होती है? 1 मोल के लिए निकालते हैं, 1 मोल मतलब मोलर मास बराबर ग्राम्स के लिए, और हमें निकालनी है 1 ग्राम के लिए, तो हीट ऑफ कंबस्टन अपॉन मोलर मास। हीट ऑफ कंबस्टन नेगेटिव होती है इसलिए यहां पर केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है ना। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है किलो जूल पर ग्राम और किलो कैलोरी पर ग्राम। यूनिट होता है इसका किलो जूल पर ग्राम और किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है ना। फायदा क्या है फ्यूल वैल्यू का? किसी भी फ्यूल की जो फ्यूल वैल्यू होती है वो उसकी एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होती है। किसी भी फ्यूल की जो फ्यूल वैल्यू होती है वो उसकी एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कोई भी फ्यूल जो होगा, जितनी ज्यादा उसकी फ्यूल वैल्यू होगी उतना ही बेहतरीन वो फ्यूल होगा। जितनी ज्यादा उसकी फ्यूल वैल्यू होगी उतना ही बेहतरीन वो फ्यूल होगा, उतना ही अच्छा फ्यूल वो होगा, क्योंकि उतनी ज्यादा हीट वो निकाल के देगा। तो अगर हमें किसी फ्यूल की फ्यूल वैल्यू पता हो तो हम उसे कंपेयर करके देख सकते हैं विद द अदर फ्यूल्स, और हमें पता लग जाएगा कि जो फ्यूल इन द क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा एफिशिएंट है। हाईएस्ट फ्यूल वैल्यू वैसे हाइड्रोजन की होती है, वैसे हाइड्रोजन की होती है, बट ऑब्वियस है होनी ही थी, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्का कोई नहीं है, हाइड्रोजन से हल्का कोई नहीं है। 150 किलो जूल पर ग्राम। और हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा मीथेन की होती है, ये भी होनी थी, क्योंकि मीथेन से हल्का कोई नहीं है। जितना कम मोलर मास उतनी ज्यादा फ्यूल वैल्यू, तो मीथेन से हल्का हाइड्रोकार्बन में कोई नहीं है, इसलिए बेस्ट फ्यूल मीथेन है, और नॉर्मली ओवरऑल बेस्ट फ्यूल हाइड्रोजन है। अभी हाइड्रोजन कंटेनेबल नहीं है, हालांकि हाइड्रोजन सेल के ऊपर टेस्ला काम कर रहा है। कुछ ही समय में हाइड्रोजन सेल वाली कारें भी आ जाएंगी जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होगा, है ना, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज होगा। तो जितने भी फ्यूल हमारे पास नोन है उन सब में सबसे अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन है। गैशियस फ्यूल सबसे अच्छा कौन सा है? हाइड्रोजन है, ठीक है ना। बेस्ट गैशियस फ्यूल कौन सा है बेटा? वो हाइड्रोजन है। क्लियर है? चलो आइए अब इस पे लेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन of CO2, H2O and glucose are -400, -300 and -1300 kilojoule per mole respectively. Find the heat of combustion. Find the heat of combustion of glucose. ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, कंबस्शन का हीट निकालना है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें हीट निकालनी है कंबस्शन की,
और तुम्हें डाटा दिया है फॉर्मेशन का। अब तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो फॉर्मेशन वाला है जब हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पता होती है, तो जब हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पता होती है तब हम लगाते हैं P माइनस आर, और जब हमें कंबस्शन पता होती है तब हम लगाते हैं R माइनस पी। जब हमें फॉर्मेशन पता होती है तब हम लगाते हैं P माइनस आर, जब हमें कंबस्शन की वैल्यू पता होती है तब लगाते हैं R माइनस पी। इस क्वेश्चन में हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन पता है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा? फॉर्मेशन वाला लगेगा। लेकिन वो तब होता है जब किसी हीट ऑफ रिएक्शन निकालनी होती है। फॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगाते हैं उस रिएक्शन पर जिसकी हीट निकालनी होती है। हीट किसकी निकालनी है? कंबस्टन की। तो रिएक्शन कौन सी लिखूंगा? किसकी लिखूंगा? कंबस्टन की लिखूंगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखो, राइट द रिएक्शन ऑफ दैट विच इज आस्क्ड, उसकी रिएक्शन लिखो जो पूछा गया है, और अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ दैट विच इज गिवन, विच इज गिवन। उसकी रिएक्शन लिखो जो पूछा गया है और फॉर्मूला उसका अप्लाई करो जो दिया गया है। ठीक है ना? फॉर्मूला उसका अप्लाई करो जो कि दिया गया है। ठीक है ना? तो देखो, तुम्हें हीट लिखनी है कंबस्टन की, तो कंबस्टन की हीट लिखो। ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने का तरीका तो मैं बता चुका हूं। जितने कार्बन हैं उतने कार्बन डाइऑक्साइड बना दो, जितने ऑक्सीजन है, जितने हाइड्रोजन है उसके आधे पानी बना दो। गैस मान लो, लिक्विड मान लो, जो मानना मानो, फर्क नहीं पड़ेगा। 12 18 6 माइनस हो गया 12 6 O2, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। टोटल 18 हुए, 12 6 18 6 इसमें 12 बचे, डिवाइडेड बाई 2 6 O2 हो गया एटम बैलेंस। अब इसकी हीट निकालनी है। ये रिएक्शन क्योंकि कंबस्शन की रिएक्शन है, तो जो भी इस रिएक्शन की हीट होगी वो ग्लूकोज की हीट ऑफ कंबस्शन को डिनोट करेगी। जो भी इस रिएक्शन की हीट होगी वो ग्लूकोज की हीट ऑफ कंबस्शन को क्या करेगी? डिनोट करेगी। हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज को क्या करेगी? डिनोट करेगी। क्लियर है? वट एवर विल बी द हीट ऑफ दिस रिएक्शन, दैट विल डिनोट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज, दैट विल डिनोट द हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? अब डेल्टा एच निकालना है। यह होगा सिग्मा, जिसका डाटा दिया है उसका फॉर्मूला लगाओ। डाटा फॉर्मेशन का दिया है तो लगेगा P माइनस आर, P माइनस आर 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, 6 टाइम्स हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, प्रोडक्ट साइड हो गया, माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज O2। ये दिया नहीं है क्योंकि ये 0 है। O2 तो स्टैंडर्ड स्टेट होती है ना दद्दू, उठा के ठोक दो। माइनस 2400, 1800, 1300, कितना आ गया ये? आ गया निकल के माइनस 2900 किलो जूल पर मोल। पर मोल ऑफ व्हाट? पर मोल ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि हमने किसे जलाया है? किसे जलाया है? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को जलाया है। ठीक है ना? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज को जलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन
with the help of following data, with the help of following data। तो मैं डाटा क्या दिया है, हीट ऑफ कंबस्शन दी है इथीन की, तो मैं हीट ऑफ कंबस्शन दी है C2H6 की, और तो मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है पानी का -1410 किलो जूल पर मोल, 1558 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रोजन के लिए तो मैं दिया है माइनस, वो गलत डाटा ले लिया था मैंने, 286 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये दिया हुआ है। डाटा किसका दिया है, सारा कंबस्शन का, और रिएक्शन कौन सी पूछी है, हाइड्रोजनेशन की। तो हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन लिखो। व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन होता है डबल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन ऐड करके उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ऐड करके उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, मतलब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाना। इस रिएक्शन की हीट अपने को निकालनी है। फॉर्मूला क्या लगेगा, R माइनस पी या P माइनस आर। डाटा किसका दिया है, कंबस्शन का। डाटा किसका दिया है, कंबस्शन का। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, कंबस्शन का। R माइनस पी या P माइनस आर, R माइनस पी। तो हीट ऑफ रिएक्शन होगा heat of combustion of C2H4, heat of combustion of hydrogen, reactant, minus heat of combustion of product। ठीक है, उठा के डाल दीजिए 1410 286 1558 1696 1558 138 माइनस का किलो जूल पर मोल, माइनस का 138 किलो जूल पर मोल। ठीक है, माइनस का 138 किलो जूल पर मोल। ओके ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन enthalpy of reaction CH4 gas plus half O2 gas gives CH3OH is नेगेटिव, ये दे रखा है उसने। ठीक है, इफ हीट ऑफ combustion of CH4 and CH3OH are X and Y respectively, then X is less than Y, X is equal to Y, X is more than Y, X is more than equal to Y। ये सॉल्व करना है।
रिएक्शन है जिसकी हीट आपको नेगेटिव दे रखी है और उसने आपको हीट ऑफ कंबस्टन दे रखी है रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट की। रिएक्शन क्या है? CH4 गैस, हाफ O2 गैस, CH3OH गैस, डेल्टा एच दे रखा है लेस देन 0। तो डेल्टा HR क्या होगा? हीट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा? हमें हीटें किसकी दी है? कंबस्टन की, तो R-P लगाएंगे ना, R-P। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ CH4, हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ O2 माइनस हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ CH3OH। कंबस्टन ऑफ O2 की हीट 0 होगी। O2 खुद नहीं जलती, O2 जलाती है, O2 जलाती है, O2 खुद नहीं जलती। X माइनस वाई, और ये हमें दे रखा है उसने बिल्कुल क्लियर कट कि जो x माइनस वाई है वो लेस देन 0 है, x माइनस वाई जो है वो लेस देन 0 है। इसका मतलब x इज लेस देन y है, x इज लेस देन y है। करेक्ट हो जाएगा जी ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हुए किसके? फॉर्मेशन के और कंबस्शन के। ये किसके क्वेश्चन हुए? फॉर्मेशन के और कंबस्शन के। तो दो तरह की हीट हम लोगों ने डील कर ली, हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबस्टन। अब बढ़ते हैं अगली हीटों की तरफ जो कि बॉन्ड एनर्जी टाइप की हीट्स हैं, उनकी तरफ अब बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे आने वाली और हीटों की। ठीक है, चलिए। तो दो एनर्जी पढ़ ली, अब नेक्स्ट एनर्जी जो लेने जा रहे हैं उस एनर्जी का नाम है बॉन्ड एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना बॉन्ड एनर्जी को, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है ना। बॉन्ड एनर्जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी है ना। बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली एक एनर्जी नहीं है, अम्ब्रेला है एनर्जीज का, और इस अम्ब्रेला के अंदर दो एनर्जीज हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है एक्चुअली एक एनर्जी नहीं है, इसके अंदर दो एनर्जीज पाई जाती हैं, है ना। इसके अंदर दो एनर्जीज पाई जाती हैं। बॉन्ड एनर्जी, व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? पहली एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी। ये क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल gaseous bond and energy required to break 1 mole gaseous bond and to convert it into gaseous atoms is called bond एनर्जी। इसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। एक मोल गैसियस बॉन्ड को तोड़ना है, एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है, यह बात याद रखना। एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है, यह बात याद रखना। ठीक है ना, एक मोल बॉन्ड को तोड़ना है, यह बात याद रखना। एक मोल बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? जैसे, और गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर से तोड़ना है, जैसे HH है, इसके अंदर ये एक मोल बॉन्ड है, इसको तोड़ा और तोड़ के इसे गैसियस एटम में बदल दिया, तो ये बॉन्ड एनर्जी है। तो ये बॉन्ड एनर्जी है। ठीक है, क्या ये बॉन्ड एनर्जी है? सर नहीं, इसमें 2 मोल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। 2 मोल बॉन्ड नहीं तोड़ रहे हैं बच्चे, इसमें 1 मोल डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं। भाई गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड तोड़ने हैं ना, तो गैसियस बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं 3 तरह के,
सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ा है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन गैस, 2n गैस। एक मोल ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा, ये भी बॉन्ड एनर्जी है, ये भी क्या है, ये बॉन्ड एनर्जी है। क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली एक मोल बॉन्ड कब होगा, एक मोल बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच में, एक मोल बॉन्ड बनेगा दो एटम्स के बीच में। तो बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड फॉर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स ओनली। जैसे मेरे पास सपोज करो ये वाटर की वेपर का मॉलिक्यूल है और इसके अंदर मैंने दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, तो क्या ये बॉन्ड एनर्जी है, तो क्या ये बॉन्ड एनर्जी है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने दो मोल बॉन्ड तोड़े हैं, एक मोल बॉन्ड ये तोड़ा और एक मोल बॉन्ड ये तोड़ा, जबकि आपको तोड़ना कितना था, केवल एक मोल बॉन्ड ही तोड़ना था। कितना तोड़ना था, एक मोल बॉन्ड ही तोड़ना था। इसलिए पॉली एटॉमिक के लिए फिर हम बॉन्ड एनर्जी डिफाइन नहीं करते। तो फिर पॉली एटॉमिक के लिए क्या डिफाइन करते हैं, पॉली एटॉमिक के लिए हम एक दूसरी टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना भाई। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की अगर अपन बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक all the bonds in 1 mole gaseous molecule। अब मॉलिक्यूल का एक मोल होना चाहिए, ठीक है ना, एंड सारे बॉन्ड तोड़ के उसे कन्वर्ट करना है गैसियस एटम्स में, is called bond dissociation energy। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स हैं, जैसे एक मोल हाइड्रोजन लिया, जितने भी बॉन्ड हैं उसे तोड़ के अलग करके गैसियस एटम बना दिया। एक मोल हाइड्रोजन लिया, उसे अलग किया और क्या कर दिया, 2H गैस बना दिया। एक मोल ऑक्सीजन है, जितने बॉन्ड हैं तोड़ के 2O गैस बना दिया। एक मोल नाइट्रोजन लिया, जितने बॉन्ड हैं तोड़ के एटम में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ के एटम में कन्वर्ट कर दिया। एक मोल वाटर है, वाटर की वेपर है, टू एच गैस प्लस O गैस, 2H गैस प्लस O गैस, ठीक है ना, 2H गैस प्लस O गैस, ठीक है ना, 2H गैस प्लस O गैस। सारे के सारे हमने बॉन्ड तोड़ दिए और बॉन्ड तोड़ के इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दिया। NH3 गैस, H गैस प्लस NH2 गैस। क्या ये बॉन्ड डिसोसिएशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सारे बॉन्ड नहीं तोड़े। अमोनिया में 3 बॉन्ड थे, आपने केवल एक तोड़ा। एक मोल में जितने बॉन्ड हैं सारे तोड़ने हैं, सारे तोड़ने हैं, तब BD बनेगा।
मतलब अमोनिया से आपको क्या बनाना है, N गैस प्लस 3H गैस। अब जो एनर्जी लगी दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बॉन्ड तोड़ रहे हैं, तो कुछ नोट पॉइंट लिख लीजिए। पहला, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है। बॉन्ड जब भी तोड़ना होता है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है। ठीक है ना, तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमेशा ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। दूसरी बात, आपने देखा कि ये तीनों एग्जाम्पल बॉन्ड एनर्जी में भी लिखे गए हैं और ये तीनों एग्जाम्पल बॉन्ड डिसोसिएशन में भी मैंने लिख दिए। इसका मतलब डाई एटॉमिक में चाहे मैं 1 मोल बॉन्ड को तोड़ूं और चाहे मैं 1 मोल मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ूं, एक ही बात है। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, तो होता क्या, जैसे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है NH3, तो सारे बॉन्ड साइमल्टेनियसली नहीं तोड़ते, सारे बॉन्ड साइमल्टेनियसली नहीं टूटते, एक एक करके टूटते हैं। जैसे ये टूटा तो एनर्जी लगी E1, है ना, ये टूटा, इसे तोड़ने में एनर्जी लगी E1। इसके टूटने के बाद नाइट्रोजन का अट्रैक्शन केवल इन दोनों में डाइवर्ट हो गया, तो इस वाले को तोड़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हुआ, एनर्जी हो गई E2। जब ये दोनों हट गए तो नाइट्रोजन ने अपनी पूरी ताकत इसको रोकने में लगा दी, लेकिन हमने फिर इसे एनर्जी दी E3 और ये टूट गया। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी होगी, वो होगी E1 प्लस E2 प्लस E3। जहां पर E1 प्लस E2 प्लस E3, E1 E2 E3 क्या है, ये है बॉन्ड एनर्जीज, एक एक मोल बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी। हालांकि इन तीनों का मॉलिक्यूल, इन तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है। तो अगर मेरे को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड अलग है, तो मैं किसे बॉन्ड एनर्जी बोलूंगा, इसमें भी 1 मोल बॉन्ड टूटा, इसमें भी 1 मोल टूटा, इसमें भी 1 मोल टूटा, किसी को नहीं बोलूंगा, मैं निकालूंगा एवरेज। एवरेज होती है टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे अगर मेरे से कोई पूछेगा कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अगर कोई मुझसे पूछे एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ N सिंगल बॉन्ड H क्या होगी, N सिंगल बॉन्ड H की टोटल एनर्जी होगी E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई 3। टोटल एनर्जी खर्च हुई है E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 3। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर। इसमें एक बात पर ध्यान रखना, इसमें एक बात पर ध्यान रखना कि अभी तो मैंने तुम्हें ऐसा मॉलिक्यूल दिया जिसमें सारे बॉन्ड एक जैसे हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में मल्टीपल टाइप के बॉन्ड हो, तो मल्टीपल टाइप के बॉन्ड में यह बात ध्यान रखना कि जिस बॉन्ड के लिए एनर्जी जोड़ रहे हो, नंबर भी उसी बॉन्ड का लिखोगे, नंबर भी उसी बॉन्ड का लिखोगे। जिस बॉन्ड की एनर्जी जोड़ रहे हो ना, नंबर भी उसी बॉन्ड का लिखोगे। जैसे मान लो तुम CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालना चाहते हो, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, तो 6 बॉन्ड है, मान लो इन्हें तोड़ने में एनर्जी लगी E1 E2 E3 E4 E5 E6, तो वो होगा E1
E5 प्लस E6 डिवाइडेड बाई जिस बॉन्ड की एवरेज एनर्जी निकाल रहे हो वही बॉन्ड गिनना, दूसरा वाला बॉन्ड मत गिन लेना। पहला सीसी भी गिन लिया, डिवाइडेड बाई 7, गलत हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, इस तरह से क्या निकालते हैं, बॉन्ड एनर्जी एवरेज। क्या निकालते हैं? बॉन्ड एनर्जी एवरेज। जैसे दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं, दो छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं। एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड इन वाटर इज 1110 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी दे रखी है, ये आपको क्या दे रखी है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी दे रखी है। ठीक है, और अब वो आपसे कह रहा है इफ द एनर्जी ऑफ 1 OH बॉन्ड is, if the energy of 1 OH bond is 1112 kilojoule per mole, find the bond energy of other। ये क्वेश्चन है। जैसे अब ये क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया है। ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है जो अभी मैंने आपको फॉर्मूले में समझाया है। देखिए, इस बॉन्ड की एनर्जी E1 है और इस बॉन्ड की एनर्जी E2 है। अगर मैं OH बॉन्ड की एवरेज एनर्जी निकालूंगा तो वो होगी E1 प्लस E2 बाई 2, क्योंकि दो OH बॉन्ड है। OH बॉन्ड की एवरेज एनर्जी है 110, एक बॉन्ड की 112 दे रखी है, दूसरे की निकालनी है। यहां से E1 आ जाएगा कितना, 220 माइनस 112, 108 किलोजूल पर मोल। 220 माइनस 112, 108 किलोजूल पर मोल। तो ये आपकी दूसरे वाले बॉन्ड की एनर्जी आ गई। इस बॉन्ड की अगर 112 है और इस बॉन्ड की अगर 108 है तो इनका एवरेज 110 होगा, उनका एवरेज 110 होगा। ठीक है, चलो थैंक यू आ गया। ये तो थैंक यू आ गया। एक क्वेश्चन और करना था हमें, एक क्वेश्चन और करना था हमें, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। उसके बाद क्लास एंड करेंगे। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH4 and C2H6 are 200 and 360 kilojoule per mole respectively find bond एनर्जी ऑफ, आपको निकालनी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C इन C2H6। आपको C सिंगल बॉन्ड C की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है। C सिंगल बॉन्ड C की क्या निकालनी है बेटा, बॉन्ड एनर्जी। आओ निकाले। मैंने क्या बताया था, पॉलीएटॉमिक के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन कैसे लिखते हैं, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, तो मीथेन के लिए कैसे लिखेंगे, अब इसमें अलग अलग तो ले नहीं सकते, तो इसमें मजबूरी है सबकी बराबर माननी पड़ेगी। 4 टाइम्स ECH बराबर हो गई मीथेन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
क्योंकि आपने इसमें क्या तोड़े हैं, मिथेन CH के 4 बॉन्ड तोड़े हैं। टेक्निकली चारों की एनर्जी अलग अलग होगी, लेकिन हमें डाटा नहीं दिया तो मेरी मजबूरी है कि हमें इसको सबको बराबर मान के चलना पड़ेगा। तो ECH कितना आ जाएगा, 200/4, 50 किलो जूल पर मोल। ये CH बॉन्ड की एनर्जी आ गई। ये किसकी एनर्जी आ गई, CH बॉन्ड की। ये हमने निकाल ली CH बॉन्ड की एनर्जी। अब जरा इथेन को देखें। इथेन को टोटली तोड़ने के लिए आपको 6 तो CH के तोड़ने पड़ेंगे बॉन्ड, 6 तो आपको CH के तोड़ने पड़ेंगे बॉन्ड। एक बॉन्ड आपको तोड़ना पड़ेगा C सिंगल बॉन्ड C का, तब जाके आपको 360 किलो जूल एनर्जी लगने वाली है। ठीक है, C सिंगल बॉन्ड H की एनर्जी हम यहां से निकाल चुके हैं 50। एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है तो CH बॉन्ड का नेचर सेम होगा, नेचर सेम होगा तो बॉन्ड एनर्जी सेम होगी। 6 × 50 इज इक्वल टू 360। तो E सिंगल बॉन्ड C इज 60 किलो जूल पर 60 किलो जूल पर, ठीक है, 60 किलो जूल पर, ओके, 60 किलो जूल पर मोल। क्लियर है? तो इस तरह से हमने C सिंगल बॉन्ड C की एनर्जी निकाल ली। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, सारे बॉन्ड्स को तोड़ने में लगी एनर्जी। तो CH4 में सारे बॉन्ड कौन से थे, CH के 4 बॉन्ड तोड़े, एनर्जी लग गई इतनी। C2H6 में 6 बॉन्ड तोड़े इसके, और एक बॉन्ड तोड़ा C सिंगल बॉन्ड C का, 60 एनर्जी लग गई। ये एनर्जी यहां से रख दी, C सिंगल बॉन्ड C सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इसी के साथ ये लेक्चर आज का खत्म होता है। कल का लेक्चर जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा उसमें हम बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस करेंगे, बॉन्ड एनर्जी के बारे में और क्वेश्चंस कराऊंगा, और थोड़ा सा आइडिया दूंगा आपको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। थोड़ा सा, बहुत ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो बॉन्ड एनर्जी के क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड द चैप्टर विल बी एंडेड। ठीक है, और हाँ, थोड़ी सी किरचॉफ इक्वेशन की बात भी करेंगे, तो फिर ये चैप्टर जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो नए हफ्ते में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे, और वो चैप्टर कौन सा होगा आपको पता ही है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, टाटा, बाय बाय। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।